हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पे मैं हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे चैप्टर लिया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर ही है सिलेबस का। तो उसके आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl में 1 किलोग्राम जल मिलाकर विलियन बनाया गया। देखो, विलियन के बारे में आप लोग जानते हो, विलियन क्या होता है? विलियन होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, विलय और एक विलायक। विलय और विलायक यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो चीजों से मिलके क्या बनता है? विलियन बनता है। अब हम लोगों को यहाँ पे 1 किलोग्राम जल दिया हुआ है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? विलायक। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम विलायक मानते हैं, और जो कम मात्रा में होता है 5.85 ग्राम, इसको हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे विलय मानेंगे। अब हमसे पूछ रहा है इसमें NaCl की सांद्रता कितनी होगी, तो हम लोगों को यहाँ पे सांद्रता निकालनी है। तो सांद्रता के लिए अच्छा, यहाँ पे मोलर, मोलल, नॉर्मल और फॉर्मल चारों यूनिट्स उसने यूज कर रखी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं मोलर के टर्म्स में कि कितनी मोलरिटी इसकी आने वाली है। तो मोलरिटी अगर मैं बात करूं तो मोलरिटी क्या होती है? ऊपर तो सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स, और नीचे आ जाता है क्या यहाँ पे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। देखो 5.85 ग्राम है, तो जब मैं 5.85 ग्राम को इसके मोलर मास यानी कि 58.5 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे सोल्यूट के मोल्स। डिवाइड कर देंगे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि जल के लिए जो उसका द्रव्यमान आता है ना, वही उसके लिए आयतन का भी काम कर देता है। जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम जल है, तो आप यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम मान सकते हो, किसका? सॉल्यूशन का। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 लीटर, और यहाँ पे हम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेते हैं वो किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 से ये 58.5 कितनी बार? 10 बार गया। ये हो जाएगा देखो 1/10 यानी कि 0.1 मोलार सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या आ रहा है इसका करेक्ट? हमने पहला ऑप्शन चेक किया और पहला ही हमारा क्या निकल गया? यहाँ पे सही निकल गया। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें सीधे सीधे क्या दे रखा है? यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, और हमसे यूं बोल रहा है कि इस द्रव्यमान के अंदर SO2Cl2 के मोलों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों को फॉर्मूला, अच्छा मैं यहाँ हर क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज करूंगा उसको यहाँ पे एक बार मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली रिवाइज कर सको फॉर्मूले को भी। देखो, मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, ये होता है ऊपर दिया गया द्रव्यमान यानी कि गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे, मोलों की संख्या निकालनी है। गिवन मास कितना है? 13.5। ये लो भैया 13.5 ग्राम लिख दिया। और नीचे क्या आ जाएगा? SO2Cl2 का द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे SO2Cl2 का द्रव्यमान? देखो, सल्फर का होता है 32, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32, ये हो गया। फिर दो Cl2 है, एक Cl2 का होता है 13.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 35.5, सॉरी 35.5 इंटू 2, तो 32 32 64 हो गया, और ये हो जाएगा 70, और हाँ एक 71। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा कितना? 135। हाँ 135, तो डिवाइड में आ जाएगा 135। एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड में 0 आ जाएगा। 135 से 135 कैंसिल, ये हो गया 1/10 यानी कि 0.1 मोल। ठीक है, तो इस गिवन मास के अंदर कितने SO2Cl2 के मोल्स हैं? 0.1 मोल। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला गया है कि 2 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय पदार्थ उपस्थित है, तो उसकी हम लोगों को यहाँ पे सांद्रता निकालनी है। सबसे पहली चीज, सांद्रता निकालते टाइम आप देखो कि क्या दिया हुआ है? विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है हमें किलोग्राम में, और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में किस जगह आता है? मोललता वाले फॉर्मूले में। तो मोललता, मोललता यानी कि मोलेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं लिख देता हूं पहले यहाँ पे। देखो ऊपर तो आ जाएंगे यहाँ पे विलय के मोल, विलय के मोल, एंड नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें आएगा?
किलोग्राम में आएगा। ठीक है, देखो विलय के मोल कितने दिए हुए हैं, एक मोल विलय पदार्थ है 1 किलोग्राम, सॉरी 2 किलोग्राम विलायक के अंदर, तो एक तो आ जाएगा यहाँ पे ऊपर मोल और 2 आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पे किलोग्राम में द्रव्यमान, यानी कि 0.5 स्मॉल एम। अच्छा, मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। अगर मोलरता होती तो मोलरता में यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान नहीं होता, यहाँ पे होता विलयन का आयतन, पूरे के पूरे विलयन का आयतन। ठीक है, यहाँ मोलरता हम लोगों ने निकाली है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, 0.5 मोल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट होती है। मोलरता के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, देखो किसी भी चीज का जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, किसी भी चीज का द्रव्यमान ताप पर निर्भर नहीं करता, और मोलरता में हमने डिवाइड में क्या लिया है, विलायक का द्रव्यमान। तो जब द्रव्यमान ताप पे निर्भर नहीं करता ना, तो आप कोई से भी ताप पे निकालो, मोलरता आपकी 0.5 मोल पर किलोग्राम ही आएगी। लेकिन अगर यहीं पे आपने क्या ली होती, मोलरता, क्या ली होती, मोलरता। मोलरता में क्या आता है डिवाइड में, विलयन का आयतन। क्या आता है, विलयन का आयतन आता है। और आयतन के बारे में ध्यान रखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, आयतन भी बढ़ता जाता है, यानी कि टेम्परेचर आयतन को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो हर टेम्परेचर पे आयतन अलग अलग आएगा, तो हर टेम्परेचर पे फिर जो मोलरता आएगी ना, वो भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि हम मोलरता वाले फॉर्मूले में डिवाइड में क्या ले लेते हैं, विलयन का आयतन ले लेते हैं। तो आयतन अगर चेंज हो रहा है तो फिर मोलरता भी यहाँ पे चेंज होगी। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है, देखो आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई हम लोगों को मोलरता या मोलरता और मोलरता में से किसको प्रेफर करना चाहिए, किसको ज्यादा यूज करना चाहिए। तो मोलरता को ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब के 0.5 नॉर्मल H2SO4 में जल का कितना आयतन मिला दिया जाए कि ये डेसी नॉर्मल सांद्रता का हो जाए। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको तुल्यांक बराबर करने हैं। क्या बराबर करने हैं, तुल्यांक। और तुल्यांक कैसे निकालते हो, जैसे आप मोल निकालते हो ना M1V1 करके, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे तुल्यांक बराबर करोगे तो N1V1 कर दो। देखो N1 कितना दिया हुआ है मुझे, 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, 0.5। ठीक है, V1 कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, N2 मुझे क्या दिया हुआ है, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 10⁻⁻1 नॉर्मल, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.1 नॉर्मल। डेसी क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है, तो डेसी नॉर्मल क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 नॉर्मल, यानी कि 0.1 नॉर्मल। और V2 मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुल्यांक बराबर करूंगा तो N1V1 बराबर कितना कर दूंगा, N2V2, क्योंकि तुल्यांक हमने इसको चेंज नहीं किया है, किसको, H2SO4 को। H2SO4 उसी मात्रा में मौजूद है, तो उसके तुल्यांक क्या रहेंगे, यहाँ पे बराबर रहेंगे। तो N1V1 कितना हो गया, 0.5 इंटू 100 बराबर। अब मैंने आयतन को यहाँ पे बढ़ा के V2 कर दिया है, और N2 क्या है, 0.1 इंटू V2। अगर मैं V2 को यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आएगा कितना, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये आयतन तो नया आयतन आया है, 100 तो पहले से ही था ना, उसमें मैंने कितना और मिलाया कि 500 हो गया, तो 500 में से मैं 100 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर क्यूब आयतन मैंने यहाँ पे पानी का और इसके अंदर मिला दिया। तो क्या समझ में आया, जब भी आपको नॉर्मल में कंसंट्रेशन दी जाए, जब भी नॉर्मल में कंसंट्रेशन दी जाए, तो वहां पे हमेशा इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना है, यानी कि N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0.8 m विलियन का कितना आयतन विलय के 0.1 मोल को धारण करता है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोगों को मोलरता दी हुई है, तो मोलरता हम लोगों को पता है क्या होती है, मोलरता कितनी दे रखी है हमें, 0.8 m। मोलरता क्या होती है, विलय के मोल, विलय के मोल दे रखे हैं 0.1, और विलियन का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो विलियन के आयतन को हम V मान लेते हैं, और V किस में आता है, लीटर में, बराबर आ जाएगा 0.8। तो यहां से अगर मैं V लीटर को इधर लेके आता हूं तो V बराबर कितना हो जाएगा, 0.1, और ये 0.8 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आएगा 0.125 लीटर। इसको आप सोल्व करोगे ना 1/8 को, तो ये आता है 0.125 लीटर। ठीक है, या 125 ml भी आप इसको लिख सकते हो।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.6 ग्राम पर 500 ml के Na2CO3 विलयन की मोलरता होगी। बस क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन निकालना आनी चाहिए। देखो भैया कितना हमें द्रव्यमान दिया गया है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है 10.6 ग्राम, ठीक है, और ये 10.6 ग्राम किसका द्रव्यमान है, ये हमारे इस विलय का द्रव्यमान है Na2CO3 का। तो Na2CO3 हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 10.6 ग्राम। अगर मैं Na2CO3 का मोलर मास निकालूं तो क्या आएगा 23 इंटू 2, 23 होता है किसका, सोडियम का, और 2 है प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, कितना हो गया ये 60, 60 और 46 कितना हो गया ये 106। देखो क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी देता है जो कट जाए 10.6 और इधर देखो 106। क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी आती है ज्यादातर टाइम्स जो आपके कट जाती है। अब हमसे इस विलयन की मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता निकालते हैं। देखो मोलरता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे विलय के मोल लिख देता हूं ऊपर, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, और डिवाइड कर देता हूं मैं किससे, आयतन से। आयतन कितना है 500 ml, 500 ml आयतन को मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तब जाके ये लीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये देखो ये यहां से 2 जीरो हट जाएगी, अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये इसको 106 बना देगा, 106 अपॉन 106 डिवाइडेड बाय 5, 106 से 106 गया, ये 1 अपॉन क्या आ गया यहाँ पे 5, यानी कि 0.2 m इस विलियन की क्या हो जाएगी यहाँ पे मोलरता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि हम लोग 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोलते हैं तो NaCl विलय का मोल प्रभाज पूछ रहा है। देखो मोल अंश की बात करते हैं, मोल अंश कैसे निकाला जाता है, मोल प्रभाज बोल दो या मोल अंश बोल दो, ठीक है, बात एक ही होती है। मोल अंश होता है हमारा जो संगठक है, ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे विलय ले रहे हैं, विलायक ले रहे हैं, तो उसका सेपरेट सेपरेट क्या निकल जाता है, मोल अंश निकल जाता है। तो यहाँ विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय के मोल, ठीक है, विलय के कितने मोल हैं, विलय के मोल बटे में हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स, कुल मोल, कुल मोल। अब यहां हमारा विलय कौन है, विलय है NaCl, तो NaCl के मोल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर तो रखेंगे इसका गिवन मास, डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से। मुझे इसका मोलर मास पता है कितना होता है 58.5 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 58.5, और डिवाइड करेंगे यहाँ पे कुल मोल से। चलो कुल मोल कितने हो जाएंगे, देखो 90 ग्राम वाटर है तो वाटर के मोल्स कितने होंगे 90 डिवाइडेड बाय 18, 18 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5। अच्छा यहाँ मैंने क्या किया है, कुल मोल लिए हैं, कुल मोल में मुझे वाटर के मोल भी लेने पड़ेंगे और कुल मोल में मुझे NaCl के मोल्स भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो कितना आ गया 0.1, नीचे आ गया कितना 18 पंजे 90, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा देखो 0.1 अपॉन 5.1, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 51, जिसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 0.02। और मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए हम जब मोल अंश निकालेंगे ना तो सिर्फ नंबर आएगा एक, उसके पीछे कोई भी यूनिट वगैरह नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम लोगों ने 5.85 ग्राम NaCl लिया और उसको जल में घोलकर उसका आयतन कर दिया 0.5 लीटर, तो अब हमसे पूछ रहा है कि विलयन की मोलरता बताओ, विलयन की मोलरता कितनी होगी। तो मोलरता का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन। अच्छा बताओ जरा विलय के मोल कितने हो जाएंगे, सीधे सीधे कितने हो जाएंगे 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा है NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5 होता है, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है उसने 0.5, तो ये देखो कितना हो जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 0.1 हो जाएगा, ठीक है। इससे जब इसको कैंसिल करोगे 0.1 आएगा, डिवाइड में 0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये कितना आया 1/5, जिसको आप क्या लिख सकते हो 0.2 m भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है AgNO3 के 0.03 ग्राम पर ml
की सांद्रता के विलयन को निर्मित करने के लिए AgNO3 की कितनी मात्रा 60 ml विलयन में मिलानी चाहिए। एक बार में पढ़ोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि यार हमें विलयन में यहाँ पे कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, तो हम मात्रा को किस में निकाले, तो देखो यहाँ पे ये क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी क्या होती है, जो गिवन मास होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, वॉल्यूम से। तो डेंसिटी अगर मैं लिखूं डेंसिटी, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व, जो हमारा मास गिवन है, मास, अच्छा मास तो हमें निकालना है यहाँ पे, यानी कि द्रव्यमान तो हमें निकालना है, हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.3 ग्राम पर ml, 0.03 ग्राम पर ml, 0.03 ग्राम पर ml, ये किसके इक्वल आएगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिवन। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 60 ml, तो मास कितना हो जाएगा, यहाँ से मास हो जाएगा 0.03 इंटू 60 यानी कि 1.8, इतना कुछ आंसर आएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे 2 जीरो आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 3 18 अपॉन 10 यानी कि कितना 1.8 ग्राम मास आपको मिलाना पड़ेगा। जब आप 1.8 ग्राम मास मिला दोगे ना 60 ml AgNO3 के विलयन में, तो यहाँ पे 0.03 ग्राम पर ml का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। H2SO4 लिया हुआ है, इसका 5 मोलर विलयन 1 लीटर से 10 लीटर तक तनु किया गया, तो विलयन की नॉर्मलता हमसे पूछ रहा है। चलो भैया सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था जिसमें तुल्यांक बराबर किए थे। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है मोलर में, तो यहाँ पे हम मोल बराबर करेंगे। मोल बराबर करने के लिए क्या लिखेंगे, M1V1 बराबर M2V2। अच्छा M1 तो हमें पता है कितना है 5 मोलर, ठीक है, इंटू V1 हमें पता है कितना, पहले 1 लीटर आयतन था। M2 हमको पता नहीं है, M2 हमें निकालना है। और V2 कितना हो गया यहाँ पे 10 लीटर, 10 लीटर तक तनु कर दिया इसको। तो ये देखो M2 कितना आ गया यहाँ से, M2 आ गया 5/10 को इधर लाते हैं तो 5/10 कितना हो गया 1.2 यानी कि 0.5 m इसकी सांद्रता है। ये किस में आई है, मोलरिटी में। हमें निकालनी है विलयन की नॉर्मलता, तो मोलरिटी मिली है और हमें यहाँ पे निकालनी है नॉर्मेलिटी। तो हमेशा ध्यान रखो जो मोलरिटी होती है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू होती है नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, क्योंकि डाइबेसिक अम्ल है। डाइबेसिक अम्ल यानी कि ये 2 H+ दे सकता है, ठीक है, तो ये डाइबेसिक अम्ल है। इट मींस यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है और एन फैक्टर कितना है, डाइबेसिक की वजह से 2 हो जाएगा, और मोलरिटी कितनी आई है हमारी 0.5। उस 2 को इधर लेके आएंगे तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.5 इंटू 2 यानी कि 1.0 नॉर्मल यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है 1 लीटर 6NHCl बनाने के लिए हमें 4NHCl और 10NHCl के कितने आयतनों की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, देखो 1 लीटर मेरे को 6NHCl बनाना है, तो 1 लीटर इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, N1V1 बराबर N2V2 प्लस N3V3। यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी दी हुई है ना, तो हमें यहाँ पे मोल बराबर नहीं करने, क्या बराबर करने, तुल्यांक बराबर करने। और N1V1 तो किसके लिए होगा, इसके लिए। N1 कितना है 6, V1 कितना है 1 लीटर इज इक्वल टू N2 कितना है यहाँ पे 4, मुझे V2 पता नहीं है, प्लस N3 कितना है यहाँ पे 10, मेरे को V3 भी पता नहीं है। अब 2 वेरिएबल है और 2 वेरिएबल से हमको क्या करना है, मतलब एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से करेंगे 4V2 प्लस 10V3 आ रहा है। अच्छा मुझे टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है। 1 लीटर का मतलब मैं इन दोनों को जब मिलाऊंगा ना तो V2 प्लस क्या आएगा V3, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 1 लीटर, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, बस कोई भी मेथड लगा दो एलजेब्रा का। तो यहाँ पे जैसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4V2 प्लस 4V3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बराबर में 4 है ना। माइनस 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 4V2 से 4V2 कैंसिल, ये 10V3 में से 4V3 गया तो कितना बचा यहाँ पे 6V3 बचा, और ये 6 और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे V3 बराबर 2/6 यानी कि 1/3 लीटर।
1/3 लीटर तो मुझे किसका चाहिए, V3 यानी कि मुझे 10 NHCl का कितना चाहिए, 1/3 लीटर। तो बचा हुआ 2/3 लीटर कौन देगा, 2/3 लीटर देगा हमारा 4NHCl। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये जिसने पकड़ लिया ना इस क्वेश्चन में, उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कि भाई हमें टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर बनाना है, तो V2 प्लस V3 इन दोनों का आयतन मिलके कितना होगा, 1 लीटर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.1 N विलियन, किसका बनाना है हमें, शुद्ध NaOH का। शुद्ध NaOH का 250 सेंटीमीटर क्यूब विलियन बनाना है 0.1 N। तो इसके लिए हमें NaOH की कितनी मात्रा की जरूरत है, तो देखो सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे मोलरता वाला, क्योंकि NaOH है, इसके लिए N फैक्टर कितना होगा, 1। तो जो 0.1 N है उसको मैं 0.1 M मान के भी कर सकता हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ देखो 0.1 बराबर इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, मान लो x मात्रा की आवश्यकता है, x अपॉन मैं क्या करूंगा 40, ये तो क्या हो जाएगा इसका मोल, नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन। जो मास हमने यहाँ पे जो मास हमें यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है, जरूरत है, वो मास हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आएगा उसका मोलर मास, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, आयतन से। अच्छा आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 250 ml, ठीक है, 250 सेंटीमीटर क्यूब का वही मतलब है जो 250 ml का है। तो 250 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4x/40 ये हो जाएगा। 4 से ये 40 कितनी बार गया, 10 बार। अब 0.1 किसके बराबर आ गया, x/10 के बराबर आ गया, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.1, यानी कि 1 ग्राम हमें मात्रा की आवश्यकता है, किसकी, NaOH की। जरा 0.2 M विलियन के 500 ml में 200 ml जल मिलाया गया, तब तनु विलियन की हमसे मोलरता पूछ रहा है। देखो यहाँ पे मोलरता इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग इसके मोल्स को बराबर कर दे, देखो मोल तो बराबर ही रहेंगे, मोल तो चेंज होने वाले हैं नहीं, तो हम M1V1 बराबर क्या कर देंगे, सीधे सीधे M2V2। देखो M1 कितना है, 0.2 M लिख दिया, ठीक है, इसका 500 ml शुरू में ले रखा है तो 500 लिख दिया। अब इसमें 200 ml जल मिलाया तो नया वाला आयतन V2 कितना बन गया, 700, और हमसे पूछ रहा है तनु विलियन की मोलरता, M2 की वैल्यू हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है, तो M2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 से 500 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 100, और ये 700 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 1/7 M। या अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0.14 M आएगा।